चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उन कुछ सबसे अहम सालों की जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। 1935 से 1942 के बीच हुई ये घटनाएं असल में घटनाओं की एक ऐसी लड़ी हैं जिन्हें समझे बिना आधुनिक भारत की नींव को समझना नामुमकिन है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे आज के संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां से लिया गया है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका सकता है। जी हाँ, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसे बनाया था ब्रिटिश संसद ने। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत के अपने शासन की पूरी रूपरेखा उसी सरकार ने तैयार की जिसके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कहने को तो 1935 का ये एक्ट एक नींव का पत्थर था, पर सच तो ये है कि इस ढांचे में शुरू से ही बड़ी बड़ी खामियां थी। तो ये एक्ट आया कहाँ से? असल में ये नतीजा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट और लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों की लंबी बहसों का। और हाँ, ये ब्रिटिश सरकार का भारत में संवैधानिक सुधारों का सबसे बड़ा और आखिरी प्रयास था। तो इस एक्ट में था क्या? सबसे पहले एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात थी, लेकिन ये कभी बन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो देसी रियासतें थीं उन्हें डर था कि उनकी पावर चली जाएगी, तो उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। पर जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था प्रांतों को मिली आज़ादी, प्रोविंशियल इकोनॉमी, मतलब प्रांतीय सरकारों को ज़्यादा अधिकार मिल गए। लेकिन असली कंट्रोल तो सेंटर में वाइसराय के पास ही था। और हाँ, इसी कानून के तहत दिल्ली में फेडरल कोड बना और 1937 में बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया। इस एक्ट को समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने इसे कहा था एक ऐसी मशीन जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं पर इंजन ही नहीं है। मतलब एकदम साफ था कि अंग्रेजों ने जिम्मेदारी तो दे दी पर गाड़ी चलाने की ताकत यानी असली पावर वो अपने ही हाथ में रखी। तो इस एक्ट का असर क्या हुआ जमीन पर? हुआ ये कि 1937 में हुए चुनाव, और ये पहली बार था जब भारतीयों को सरकार चलाने का एक छोटा सा ही सही पर बहुत जरूरी मौका मिला। और नतीजों ने तो सब कुछ साफ कर दिया। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। इससे यह साबित हो गया कि देश की जनता किसके साथ है। तो कांग्रेस ने लगभग 28 महीने सरकार चलाई, और ये सिर्फ सरकार चलाना नहीं था, ये एक तरह का ट्रायल रन था, एक प्रैक्टिस मैच। इसी अनुभव ने भारतीय नेताओं को वो आत्मविश्वास दिया कि हां, हम अपना देश खुद चला सकते हैं। पर यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। 1939 में शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध और वाइसरॉय लिनलिथ-गो ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। बिना किसी भी भारतीय नेता से पूछे उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत भी युद्ध में शामिल है। बस कांग्रेस के लिए बर्दाश्त से बाहर था। इस एक तरफा फैसले के विरोध में उन्होंने अपनी सभी सरकारों से इस्तीफा दे दिया। और इन इस्तीफों के साथ ही एक नया दौर शुरू हुआ। दुनिया जंग में थी और ब्रिटेन को अब भारतीयों की मदद की सख्त जरूरत आन पड़ी थी। और इसी जरूरत के चलते बातचीत की एक और कोशिश हुई जो कि नाकाम रही। साल था 1942। ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, पर यहां आके बात फंस गई। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की मांगें बिल्कुल अलग थीं। अंग्रेज कह रहे थे युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस ले लेना, और भारतीय नेताओं का कहना था नहीं, पावर ट्रांसफर तो अभी चाहिए, इसी वक्त। इस प्रस्ताव पर महात्मा गांधी का जवाब तो जबरदस्त था। उन्होंने कहा, ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक है। मतलब एक ऐसे बैंक का चेक जिसकी तारीख भी आगे की है और जो खुद डूब रहा है। इससे साफ था कि अब अंग्रेजों के वादों पर किसी को कोई भरोसा नहीं रहा। तो जब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया तो ये बात एकदम साफ हो गई कि अब बातचीत से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सीधी कार्रवाई। और यहीं से शुरू हुई आज़ादी की सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन। तारीख याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942, बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। यहीं पर कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। ये अंग्रेजों के लिए एक खुला ऐलान था कि अब बस बहुत हुआ। और इसी मैदान से गांधी जी ने देश को वो नारा दिया जो इतिहास में अमर हो गया, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक सीधी सीधी पुकार थी कि या तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अंग्रेजों ने भी फौरन जवाब दिया। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन जीरो आवर और रातों रात गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका प्लान था कि इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए।
लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। नेताओं के जेल जाने के बाद ये आंदोलन जनता ने अपने हाथ में ले लिया। ये एक ऐसी आग की तरह फैला जिसे किसी लीडर की जरूरत नहीं थी। जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे लोगों ने छिपकर, अंडरग्राउंड होकर आंदोलन को चलाया। उषा मेहता ने एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो शुरू कर दिया जो आज़ादी का पैगाम घर घर पहुंचा रहा था। और हद तो तब हो गई जब बलिया, तामलुक और सतारा जैसी जगहों पर लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकारें बना ली। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सतारा में जो समानांतर सरकार बनी वो 1-2 दिन या महीने नहीं, पूरे 3 साल तक चली, 1945 तक। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन पर आज़ादी की लहर कितनी जबरदस्त थी। तो ये थी 1935 से 1942 तक की पूरी कहानी। चलिए आप फटाफट इसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी 3 हिस्सों में है। पहला, 1935 का एक्ट, नेहरू के शब्दों में बिना इंजन की मशीन, जो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट बना। दूसरा, 1942 का क्रिप्स मिशन, गांधी जी का वो पोस्ट डेटेड चेक जो अंग्रेजों से आखिरी नाकाम बातचीत साबित हुई। और तीसरा, करो या मरो के नारे वाला भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ा जनसंघर्ष था। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसा आंदोलन जिसके सारे नेता जेल में थे, वो इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पे ला गया? शायद यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आम जनता अपनी ताकत पहचान लेती है तो इतिहास खुद ब खुद बदल जाता है।